हेलो हेलो हेलो। हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जरा एक बार फटाफट से जो है कमेंट सेक्शन में आकर बता दीजिए, जितने बच्चे लाइव हैं, कि क्या हमारा ये सेशन दुरुस्त है, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, टेक्निकली पूर्ण तरीके से साउंड है क्या हमारा आज का ये लेक्चर। और उसके बाद हम शुरुआत करेंगे अपने 21 डेज चैलेंज की। जी हाँ, मैंने कल एक यूट्यूब पर वीडियो बनाया था जिसके मुताबिक मैंने आप बच्चों को बता दिया था कि हम एक जबरदस्त धमाकेदार चीज लेकर आ रहे हैं, 21 डेज चैलेंज ईच ऑफ द सब्जेक्ट के लिए। ग्रुप 1 का एडवांस अकाउंट, ग्रुप 2 का कॉस्ट एंड ग्रुप 2 का एफएमएसएन। तो बेसिकली वही तीनों सब्जेक्ट जो कि सीए इंटरमीडिएट में आप मेरे द्वारा जो है पढ़ते हैं। तो आज हमारा सेशन नंबर 1 है, डे 21 में से डे 1 है किसका? एफएमएसएम आज स्टार्ट कर रहे हैं। कल जो सेशन होगा, कल होगा कॉस्ट का, और नेक्स्ट डे सेशन होगा एडवांस अकाउंट का। तो कुछ इस तरीके से बातचीत जो है चलने वाली है। जरा एक बार लाइव जो बच्चे आ गए सेशन को कर दीजिए पुत्र लाइक। और कुछ बच्चे जिन्होंने कल का सेशन नहीं देखा वो सोच रहे हैं अरे इस सेशन में होने क्या वाला है सर, कौन से लेक्चर करा रहे हैं, क्या ये रेगुलर है, क्या ये फास्ट ट्रैक है? जी नहीं, ना तो ये रेगुलर बैच का लेक्चर है, ना ही ये फास्ट ट्रैक बैच का लेक्चर है, ये कुछ अलग ही है। और उसको जानने के लिए आप हमारे कल की वीडियो जो बिग अनाउंसमेंट हमने की थी वहां पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही मैंने कहा था 21 डेज चैलेंज में हम टॉपिक जो है एक चैप्टर बेसिकली टेकअप करेंगे और उससे संबंधित कुछ सवाल जो है करेंगे, जिसके मुताबिक मैं कई सारी चीजें आपको सिखाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। एंड इस सेशन में जो नोट्स यूज होने वाले हैं ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ है। ਉੱਥੋਂ जाकर तुम क्लिक करोगे, टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाओगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ नोट्स मिल जाने हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं सीए राहुल गर्ग, वहां से भी मिल जाएंगे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ध्रुव मित्तल लिख रहे हैं सर, आई हैड परचेज योर अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग बैच, इट्स मजेदार सर। थैंक यू पुत्र, थैंक यू। बच्चे ने बता दिया सर यू आर क्रिस्टल क्लियर, बच्चे ने कह दिया सर आप हमें दिख रहे हो, आपकी आवाज भी आ रही है। तो पुत्र देर किस बात की, मित्र देर किस बात की, आप और मैं मिलकर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और एक बार फिर से बता दो, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करते। लाइक में कंजूसी कैसी, कितनी आसान सी चीजें, अंगूठा लेकर जाना है या फिंगर लेकर जाना है, उस आइकन पर टिक कर देना है, हो गया लाइक, हो गया लाइक। और ऐसे मत कहना सर हम लाइक नहीं करते आपको, अगर लाइक नहीं करते तो फिर यहां आए क्यों हो? ये तो वही बात होगी सूर्यवंशम मूवी में जो बड़े अमिताभ बच्चन होते हैं वो छोटे अमिताभ बच्चन को देखने के लिए जाते हैं अपना भेष बदल कर। तो तुम यहां पर भेष बदल कर आए तो हो, लेकिन तुम चाहते हो कि सर की नजरों में ना आ पाओ, निकम्मो। मुझे नहीं पता, मैं नहीं देख रहा। लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक तो तुम करते ही हो। कमान जी। तो मैं फिर से एक बार आप सब बच्चों का स्वागत करता हूं। फटाफट से बातचीत तो होती रहेगी, अपने मुद्दे पर, जो अहम मुद्दा है वहां पर चलते हैं। तो नोट्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल दिए हैं। और डेली जब सेशन स्टार्ट होगा उसके आधा घंटा पहले मिनिमम मैं कोशिश करूंगा डाल दूं। आज ही मैंने ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स पहले डाल दिए थे, सारे मैंने बना लिए, सारे मैंने बना लिए। इतने दिनों से छुप छुप कर यही कर रहा था। कई बार क्या होता है कि आके यूट्यूब पे अनाउंस कर दो अरे ये होने वाले, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, पहले अपनी तैयारी पूरी कर लेते हैं, अपने सारा दुरुस्त कर लेते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा समय लगा तीनों सब्जेक्ट के सेशंस बनाने में, कौन कौन से क्वेश्चन कराने वो आइडेंटिफाई करने में, और उसके बाद फॉर्मेटिंग वगैरह का बड़ा सारा काम रहता है। क्योंकि मुझे आदत है मैं चीज देता हूं तो पूर्ण तरीके से, बढ़िया तरीके से चीज देता हूं, हेफाजत मैनर में कुछ नहीं देता। जिन बच्चों ने पहले कभी मैराथन देखा है या बैच लिया है वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये जो नोट्स हैं ये आपके टेलीग्राम जो सेम नोट्स दिख रहे हैं, ठीक है जी। तो आरएस से है हमारा टीआरजी, बच्चों का प्यार का दिया हुआ नाम कि सर आप राहुल गर्ग नहीं हो, अब दा राहुल गर्ग हो, ये टाइटल हमें बच्चों ने दिया। 21 डेज चैलेंज है, किस किस के लिए? एडवांस अकाउंट्स के लिए है, कॉस्ट के लिए है और एफएमएसएम के लिए है। और आज किसका है मैं आपको बता रहा हूं कि नोट्स आपको पढ़ने कैसे हैं। क्योंकि क्या होगा, आपके पास जब तीनों सब्जेक्ट के नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल से मिलेंगे ना, आपको यार शुरू में तो सारे सेम ही दिख रहे हैं, कंफ्यूज से हो रहे हैं। तो मैंने उसके लिए दो निशानियां आपको बता देता हूं कैसे पता चलेगा। एक चीज तो यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, जैसे यहां पर लिखा है जी एफएमएसएम डे 1। तो जिस भी सब्जेक्ट का होगा लेक्चर यहां पर नाम लिखा आ जाएगा। तो जैसे यहां पर लिखा है एफएम एसएम, अगर कॉस्ट होगा तो कॉस्ट, एडवांस अकाउंट होगा तो एडवांस अकाउंट। उसके बाद महत्वपूर्ण बात आती है कि डे कौन सा चल रहा है। तो ये देखिए जी लिखा है डे 1, तो डे 1 है, जिस दिन 2 होगा डे 2, डे 3। तो इस तरह से डे नंबर 21 तक हमें जाना है। इस पर्टिकुलर, एक तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। दूसरी चीज क्या है, मैंने पीछे अपना एक फोटो लगाया है, उसको लगाने की पर्पस है। पर्पस है, पर्पस क्या, एक तो स्मार्ट दिख रहा तो लगा ही दिया। मेन पर्पस बताता हूं कि आप आइडेंटिफाई कर सकें एफएमएसएम के जितने 21 सेशन है सब में आपको पीछे वाटर मार्क में मेरा यही वाला फोटो दिखेगा। मतलब ये वाला फोटो है तो एफएमएसएम का। कॉस्ट में 21 सेशन में डिफरेंट पिक यूज किया है और एडवांस अकाउंट के 21 सेशन में डिफरेंट यूज किया है। तो ये निशानियां होंगी जो कि आप इजीली पहचान लेंगे कि यार अपने किस सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद डे 1 के नीचे क्या लिखा है जी, टॉपिक या चैप्टर का नाम। तो आज हम बात करने वाले हैं पुत्र कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी, ठीक है। उसके नीचे मेरा नाम है। कई बार मैं डिग्री लिखता हूं तो बच्चे कहते हैं चौड़ मार रहा है राहुल, तो क्या हो गया इतने सारी डिग्री के लिए? तो मैंने लिखा ही नहीं डिग्री, मैंने सिंपल सिंपल सीधी सीधी बात लिख दी भाई, एक छोटा सा गोल्ड मेडल लिया है और क्या कुछ ज्यादा नहीं, एक एयर है,
एयर है, हवा में नहीं है, ऑल इंडिया रैंक होल्डर है CACS और ICW में। तो इस प्रकार से है, ठीक है जी। और अगर आपके पास कहीं और से नोट्स आते हैं, किसी फ्रेंड वगैरह से आते हैं, किसी और चैनल पर हैं, तो आप यहां पर क्लिक कर लेना, आप हमारे ओरिजिनल चैनल पर पहुंच जाओगे, जहां पर सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको जो है मिल जाएगी। और बच्चे कहते हैं कि इंसान जो है प्यार का भूखा होता है, तो हम भी प्यार के भूखे हैं, आप भी प्यार के भूखे हैं। और इससे बढ़िया मजेदार क्या होगा एक दूसरे के बारे में जानने के लिए, तो अगर आप चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये हो गई जी पुत्र मेरी तरफ से इंट्रोडक्शन। आपको मैंने बता दिया किस तरीके से हमारे नोट्स रहने वाले हैं, इस तरीके से चलेगा। तो जैसे आज FMSM का था डाल दिया, कल कॉस्ट का सेशन होगा, आधा घंटा पहले टेलीग्राम पर आ जाएगा। और उसका पर्पस क्या है कि आप ओपन करके जो बीच का समय होगा, मतलब टेलीग्राम पर डालने से लेकर यूट्यूब पर आने तक का समय, सुना होगा ना कॉस्टिंग में कॉन्सेप्ट होता है लीड टाइम, ऑर्डर प्लेस करने से लेकर ऑर्डर रिसीव करने तक का समय, तो वो वाली बात हो गई। तो जब मैंने टेलीग्राम पर नोट्स डाल दिए से लेकर जब तक मैं यूट्यूब पर करवा रहा हूं, उस समय के बीच में आपने इसको एक चैलेंज की तरह लेना है, क्वेश्चन पढ़ना है, चाहे लिख कर ना कर सको, माइंड में सारे स्टेप्स दोहरा लेने कि हाँ यार इस क्वेश्चन में ना ये स्टेप होंगे, ये वाली फिगर यहां जाएगी, वो वाली फिगर वहां जाएगी। बेटर है अगर लिखकर कर लो, अगर लिखकर नहीं भी कर सके तो देख लेना, सो दैट जब मैं करवाऊं तो आप मेरे साथ साथ जो है अपना माइंड मैच पुत्र कर सको। आइए जी पुत्र, आइए जी पुत्र, कम ऑन। तो हम तैयार हैं, आप लोग भी तैयार हो जाइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, ये क्वेश्चन ऐसा है, सबसे पहले आ रहे हैं जी प्रश्न नंबर 1 पर। और प्रश्न नंबर 1 पर भी क्यों आएंगे, हम सबसे पहले इसी की बात करेंगे। हाँ जी, हमने चैप्टर का नाम देख लिया कि आज का हमारा सेशन रहने वाला कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में। फटाफट से क्विक इंट्रोडक्शन चैप्टर का कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो और मजा आएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कई बच्चे कहते हैं कैपिटल सर ये तो वो है जो हमने 11th क्लास में देखा था सर, बैलेंस शीट में सर लेफ्ट हैंड साइड पर सबसे ऊपर लिखा होता है सर कैपिटल। जैसे सर कोई कपड़ा खरीदते ना, जैसे सर आपने कोट खरीदा सर, कोट के पीछे एक सर स्टिकर लगा रहता है टॉप पर सर, वो वैसे वैसे बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड पर सर टॉप पर एक कैपिटल लिखा रहता है। सर ये क्या वही कैपिटल है? जी नहीं, ये वो कैपिटल नहीं है। उस कैपिटल का मतलब होता था कि जब सोल प्रोप्राइटर, नॉर्मली सोल प्रोप्राइटर से ही अकाउंट्स की पढ़ाई स्टार्ट होती थी, पार्टनरशिप या कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से नहीं, कि जब एक पर्सन ने अपना काम स्टार्ट किया तो उसने कितना रुपए डाला। मान लो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आपने सोचा कि हाँ भाई मैं अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करता हूं, तो आपने 5 लाख रुपए अपने बिजनेस में डाल दिए कि भाई 5 लाख रुपए डाल दिए, इसमें से थोड़ा बहुत कैश बैलेंस रख लूंगा, इतने का फर्नीचर आ जाएगा, इतने का मैं कंप्यूटर ले लूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो खर्चा कर दिया। तो वो जो कैपिटल होता था, क्या सर ये वही कैपिटल है? जी नहीं, एग्जैक्ट तो वो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ वैसा ही है। जब हम बात यहां पर करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली जो कैपिटल होता है, होता तो इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर हद से प्रेफरेंस कैपिटल हो सकता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर पुत्र, हम कहते हैं कैपिटल का मतलब है ऑल द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। कैपिटल में आ जाता है ऑल द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। मैटर नहीं करता भाई तुम कैपिटल हो, तुम डेट हो, तुम लोन हो, तुम रिजर्व सरप्लस हो, कोई मैटर नहीं करता। तो कैपिटल की जब हम बात कर रहे हैं, इट मींस ऑल द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। चैप्टर का नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? खर्चा, एक्सपेंस। तो बेसिकली मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, मेरे पास पैसे कहां कहां से हैं? इक्विटी कैपिटल से है, प्रेफरेंस है, थोड़ा बहुत पैसे जो मेरा खुद का बचा हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस, और बाकी मैंने डेट की फॉर्म में अरेंज कर लिया, चाहे तो डिबेंचर इशू कर दिए, बॉन्ड इशू कर दिए, बैंक से लोन ले लिया, किसी भी तरह से। तो भाई इन सब का पैसा जब आप यूज कर रहे हो, आपको बदले में कुछ कॉस्ट तो इनकर करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हमारे चैप्टर का जो नाम है वो इस तरीके से बना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब मैंने आपको बताया कि कैपिटल के अंदर तो भाई इक्विटी है, प्रेफरेंस है, रिजर्व्स है, डेट है, तो इन सब की कॉस्ट को निकालने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो जब हम इस चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, तो हम सबसे पहले केडी, केपी, केडी मतलब कॉस्ट ऑफ डेट, केपी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, केई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, केआरई कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस निकालना सीखते हैं। और एक बार इन सभी की कॉस्ट को निकालना सीख लिया, फिर हमारे सामने एक पूरी कंपनी का एक ओवरऑल डाटा दिया जाता है कि भाई ऐसा ऐसा है, इस कंपनी ने इतना इतना पैसा इन सोर्स से अरेंज किया, तो बताओ भाई कंपनी की कॉस्ट क्या होगी। तो जो फाइनली कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनती है, जिसको केओ बोलते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो क्या चीज होती है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या केओ का मतलब होता है कि जितने भी आपके अलग अलग सोर्सेज हैं, उन सबको अगर हम इकट्ठा कर दें तो आपकी कॉस्ट क्या बनेगी। क्योंकि बच्चा कहता है सर ये तो बड़ा आसान है सर, चारों को ऐड कर दो, केई प्लस केपी प्लस केडी प्लस केडी। ओ पुत्र ऐसा नहीं करना होता, सिंपल एडिशन नहीं कर सकते, उसका सिंपल ऐड करोगे तो 50-60% पहुंच जाएगा तुम्हारा, ऐसे नहीं करना होता। तो नाम है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यू हैव टू कंसीडर कि किसके सोर्स से कितना पैसा लिया है, उसके हिसाब से आपको वेट बनाने पड़ते हैं। तो मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चंस कुछ करवाने जा रहा हूं, जिसके थ्रू आपका पूरे चैप्टर की रिवीजन जो है हो जाएगी। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से संबंधित चीजें जो है हम करने वाले हैं। तो आइए मित्रों, देर किस बात दी हैगी है, आप और मैं मिलकर करते हैं स्टार्ट 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 स्टार्ट। ये लीजिए जी सभी बच्चे, अपने नोट्स अगर आपके पास हैं तो ओपन कर लेंगे। किसी बच्चे के घर पे प्रिंटर है तो भाई प्रिंटर ले लेना, और नहीं तो स्क्रीन पर पूरी तरह से नजरें गड़ाए रखें, और एटलीस्ट कैलकुलेटर अपने साथ रख लें, और रफ रजिस्टर या और एक पेन,
और अगर रजिस्टर पेन नहीं भी ले सकते तो एटलीस्ट स्क्रीन की तरफ नजरें गड़ाकर रखिए, सब चीज मेरे साथ समझनी है। तो देवी और सज्जनों, आपके सामने आ रहा है पहला प्रश्न। कम ऑन गाइस, लेट अस रीड इट। क्या कहता है ये क्वेश्चन? और ये क्वेश्चन के क्या कहने, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में कम से कम 6 से 7 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका और आरटीपीएस में काउंटलेस टाइम। एवरग्रीन क्वेश्चन जिसको कहते हैं, सदाबहार, अमिताभ बच्चन जी की तरह। कहता जी, ए लिमिटेड विशेस टू रेज एडिशनल फाइनेंस ऑफ ₹30 लाख फॉर मीटिंग इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, बच्चों को हमेशा जल्दी रहती है आंसर करने की, यार 3 घंटे में ना 100 नंबर का किस तरह करना है, चाहे वो गलती हो जाए। तो हमने क्वेश्चन को इज्जत पूरी बख्शनी है, रिस्पेक्ट देनी है जो वो डिजर्व करते हैं, हर एक चीज को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। कहता जी, कंपनी है ए लिमिटेड विशेस टू रेज एडिशनल फाइनेंस, मतलब कंपनी न्यू नहीं है, पहले से चलती आ रही है, पहले से भी कुछ पैसा लगाया हुआ, अब तो एडिशनल फाइनेंस रेज करना चाहते हैं। कितने रुपए का जी? कहता 30 लाख रुपए का रेज करना चाहते हैं। कंपनी हैज ₹6 लाख इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। पहले से ही 6 लाख रुपए तो कह रहे खुद के पड़े हैं, तो 30 लाख रेज करने हैं, 6 लाख खुद के पड़े हैं, तो भाई बाकी की सिर्फ 24 लाख ही रेज करेंगे ना। आपने मान लो एज अ प्रैक्टिस अपने स्टार्ट करनी है, नए नए चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हो, हमें पता ही है आर्टिकल ट्रेनिंग में कितनी ही कमाई होगी आपकी, तो आपके पास कुल मिलाकर अपनी सेविंग है 1,50,000 रुपए की, तो आपको चाहिए 5 लाख कुल मिलाकर, तो आप 5 लाख का लोन थोड़ी ले आओगे, आप कहोगे भाई 1.5 लाख तो अपने पास है, बाकी के सिर्फ 3,50,000 ही मुझे लोन के फॉर्म में अरेंज करना है। तो सेम बात यहां है भाई, कंपनी की 30 लाख रुपए कंपनी को चाहिए, जिसमें से 6 लाख रुपए तो कहते भाई हमारे पास रिटेन अर्निंग पड़ी है, पुराने प्रॉफिट कमाए थे हमने रिटेन करके रखे हुए, तो बाकी आपको 24 लाख रेज करना है। क्यों चाहिए? कहता जी, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अवेलेबल है रिटेन अर्निंग का, और 30 लाख चाहिए। द फॉलोइंग आर दी फर्दर डिटेल्स जी, ये है महत्वपूर्ण बात। डिटेल क्या है आइए देखें। तो क्वेश्चन सेज, हमारी जो डेट इक्विटी रेशियो वो 30:70 है। बहुत ही मजेदार। कंपनी ने जो 30 लाख रुपए रेज करने, कंपनी कहती है ऐसा नहीं कि हम जाके किसी भी सोर्स से रेज कर लेंगे, ऐसा नहीं है, हमारा एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है कि भाई 30% हम डेट से रेज करते हैं और 70% रेज करते हैं इक्विटी से। तो अगर आप यहां देखें, 30 लाख का 30%, 30 लाख का 30/100 करोगे 9 लाख हो गया डेट से, और 30 लाख का पुत्र 70/100 करोगे तो हो गया 21 लाख इक्विटी से। यहां से हमें इतनी बात समझ आई कि कंपनी डेट के माध्यम से 9 लाख रुपए और इक्विटी के माध्यम से 21 लाख रुपए रेज जो है करेगी, तब मिलाकर टोटल 30 लाख बनेगा। और जहां तक बात है इसकी, इक्विटी के जो 21 लाख रुपए आपके हैं, क्वेश्चन ने पहले ही क्या भाई 6 लाख रुपए साढ़े को रिटेन अर्निंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ हैं, तो इस इक्विटी के जब आप 2 भाग करोगे, 6 लाख रुपया तो पुत्र ऑलरेडी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ है रिटेन्ड अर्निंग ਦਾ, 6 लाख रुपए तो ऑलरेडी रिटेन्ड अर्निंग के पड़े हैं, और बाकी के जो पैसे बच गए कितने, 15 लाख, ये आप इक्विटी शेयर कैपिटल के तौर पर इसको रेज करेंगे। मतलब यू विल इशू द इक्विटी शेयर एंड दिस अमाउंट विल बी रेज्ड इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इस क्वेश्चन में जब तक ये चीज समझ नहीं आती, क्वेश्चन आगे स्टार्ट हो ही नहीं सकता, आगे गलती ही होगी अगर इस चीज में गलती हो गई। ठीक है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन जब ये वाला आता है ना, इसमें देखो 3 पॉइंट पूछे हैं, इसमें ना कई बार अमूमन 4 पॉइंट पूछते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है शो द पैटर्न ऑफ रेजिंग द एडिशनल फाइनेंस। तो ये जो चीज मैंने सारी बताई है, ये पैटर्न ऑफ रेजिंग द एडिशनल फाइनेंस है। क्वेश्चन चाहे पॉइंट बनाकर पूछे या ना पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ये करना ही करना पड़ेगा। चलिए उसके आगे पढ़ते हैं, क्या डिटेल दे रहा है ये देखते हैं पुत्र। क्वेश्चन कहता है जी, जो डेट की कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ डेट इज 11% बिफोर टैक्स अप टू ₹3 लाख। अब एग्जाम में टीचर का पर्पस होता है बच्चे को कंफ्यूज कर देना, और बच्चा भी पूरे तन मन धन से कह रहा है हाँ मैं तैयार हूं, मुझे कंफ्यूज करो। जैसे ही देखा 11% साथ में लिखा है बिफोर टैक्स, बच्चा कहता है अच्छा बिफोर टैक्स, अच्छा अरे भाई बिफोर टैक्स ही होता है, जो भी रेट होता है वो बिफोर टैक्स ही होता है, तो सोचने का जरूरत नहीं है। जब आप केडी बनाते हो, फॉर्मूला करता है आई इंटू 1 - टी, तब जाकर वो आफ्टर टैक्स बनता है, वो बाय डिफॉल्ट बिफोर टैक्स ही होता है। तो क्वेश्चन चाहे ऐसा लिखे या ना लिखे, इट इज वन एंड द सेम थिंग। हाँ, नई बात क्या है, मैंने आपको यहां पर दिखाया है कि क्वेश्चन कह रहा है भाई हमें डेट के तौर पर 9 लाख रुपए रेज करने हैं। उस 9 लाख में से जी यहां पर बताया गया कि अप टू ₹3 लाख तक तो आपको मिल जाएगा 11% पर, लेकिन उसके बियॉन्ड दैट अगर जाओगे तो आपको जो रेट मिलेगा वो लगेगा 14%। बैंक को अब लग रहा है कि भाई तुम्हारी जो कैपेसिटी है ना वो ज्यादा नहीं है कंपनी की, तो बैंक कह रहा है कंपनी को 3 लाख रुपए तक लोगे फिर तो 11% है, लेकिन अगर 3 लाख से ज्यादा लेते तो भाई हमारा रिस्क बढ़ता है, तो हमें अपना रिस्क कवर करने के लिए हम तुमसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे। तो बैंक ने बोला या डेट जो जिस भी फॉर्म में लगा लो कि 3 लाख रुपए तक 11% है, और 3 लाख से बियॉन्ड, कितना बियॉन्ड हो गया, टोटल 9 है, 9 में से 3 यहां आ गया, तो बाकी का बियॉन्ड कितना बचा, 6 लाख रुपए, तो 6 लाख रुपए पर रेट लगेगा पुत्र 14%। ठीक है जी, आइए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन आगे डाटा बता रहे हैं इक्विटी के लिए, कहता जी अर्निंग पर शेयर है 15 रुपए की, ठीक है, डिविडेंड पे कर देते हैं उसमें से 70%। क्या बोला, अर्निंग पर शेयर है 15 रुपए और डिविडेंड पे आउट है 70% ऑफ द अर्निंग, जितना कमाते हैं उसमें 70% जो है डिविडेंड दे देते हैं। कहता जी ग्रोथ रेट इन डिविडेंड है 10%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन में जैसे ही दिख जाए कि भाई जी दिया है या फिर कोई हिंट है जी के लिए, इसका मतलब इक्विटी का कौन सा मॉडल लगाना होता है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए कुल मिलाकर 6 तरीके होते हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर होता है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। लेकिन ये लग तभी सकता है अगर क्वेश्चन में अगर ग्रोथ रेट हो, तो कहीं पर भी अगर क्वेश्चन आपको ग्रोथ के बारे में हिंट भी दे रहा है, एग्जैक्टली नहीं भी बता रहा है, हिंट दे दिया, मतलब हमें खुद निकालना पड़ेगा, तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल ही लगेगा। और यहां पर तो उसने खुला होकर बोल दिया एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन डिविडेंड भैया 10% है। उसके बाद कहता पुत्र करंट मार्केट प्राइस चल रही है 90 रुपए का, ये सब हमें इक्विटी के लिए डाटा चाहिए होगा, तब आकर वापस पढ़ लेंगे। कहता जी कंपनी का जो टैक्स रेट है वो 30% है, ये कब चाहिए, जब आप डेट की कॉस्ट निकालते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि कंपनी डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट देती है दैट इज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर। तो कंपनी के लिए जो इसकी कॉस्ट होगी डेट की, दैट विल बी आफ्टर टैक्स, जिसको पोस्ट टैक्स भी बोलते हैं, आफ्टर टैक्स बोल दो या पोस्ट टैक्स बोल दो। और कहता जी शेयर होल्डर्स पर्सनल टैक्स रेट इज 20%। ये वाली चीज की जरूरत सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए पड़ती है, एक फॉर्मूला के लिए पड़ती है, जो है रिटेन्ड अर्निंग। कभी भी देखो पर्सनल टैक्स रेट, पूरे एफएम में पर्सनल टैक्स रेट का एक जगह पर मेन यूज होता है, दैट इज व्हाइल कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो उसने आपको पर्सनल टैक्स रेट दे दिया, इसको हम केआरई के लिए यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पूछते हैं। पहले चीज कहता है जी पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट बता दो। ये ऐसी चीज है जो कि क्वेश्चन तभी पूछ सकता है इफ देयर इज मोर देन वन डेट इन द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कराने के बड़े सारे पर्पस है आपको, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। पूरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में देयर आर वेरी लेस क्वेश्चन जहां पर देयर इज मोर देन वन टाइप ऑफ डेट, नहीं तो सिर्फ एक ही टाइप का डेट होता है, इट मे बी इररिडीमेबल, इट मे बी रिडीमेबल। लेकिन यहां पर दो डिफरेंट रेट है, क्वेश्चन ने आपको बताया भैया एक 11% वाला है, एक 14% वाला है। तो हमारे बेसिकली दो डेट हो गए, 9 लाख में से एक 3 लाख का और एक 6 लाख का। अब दोनों की कॉस्ट अलग है, एक की 11 है और एक की 14 है। तो कहता भैया अब दो की बजाय अगर ये एक ही डेट होता तो इसकी कॉस्ट कितनी होती, उसको बोलते हैं पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ द डेट। तो वो पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट पूछ रहा है। उसके बाद कहता है जी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आसान चीज केआरई और केई। और फिर कहता है जी ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट बता दो, यानी कि इट इज आस्किंग अबाउट द WACC। तो क्वेश्चन पूरी तरीके से पुत्र पहला तो क्लियर होना चाहिए, आंसर करने की कोई जल्दी नहीं हैगी, पहला तो क्वेश्चन कंट्रोल दे विच आना चाहिए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पैटर्न ऑफ रेजिंग द एडिशनल फाइनेंस। ये लीजिए जी, इस प्रश्न के उत्तर तक मैं पहुंच जाता हूं। ये आ गया पैटर्न ऑफ रेजिंग द फाइनेंस। क्वेश्चन ने क्या बताया, अब देखो ये जो मैं आपको नोट्स यहां पर दिखा रहा हूं ना, ये मेरे क्लास में लिखे हुए नोट्स हैं। मैं क्लास में इसी तरह से लिखता हूं। कई सारे बच्चे जिन्होंने मुझसे पढ़ा उनको तो पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सोच रहे होंगे कि यार हमने जहां पढ़ा वो टीचर कैसे कुछ भी आके लिख के चले जाते हैं, कोई लाइन ऊपर जा रही है, कोई नीचे जा रही है, कोई फॉर्मेटिंग का ध्यान नहीं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, बड़े ही कायदे से काम किया जाता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर हेडिंग डाल दिया जी पैटर्न ऑफ रेजिंग द फाइनेंस है। उसके बाद क्लियरली यहाँ पर बताया टोटल फंड्स रिक्वायरमेंट है 30 लाख, जो कि क्वेश्चन ने कहा। उस 30 लाख में से उसने अपना पैटर्न आपको कैसे बताया, क्वेश्चन ने आपको कहा भैया हमारा ऐसा है कि डेट है 30 का और 70% इक्विटी। क्वेश्चन ने रेशो बताई, भाई कंपनी की कर दी है 30:70, ऐदा ऐदा 30:70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਚੱਕਦੀ ਹੈ। टोटल कितना चाहिए 30 लाख। 30 लाख का पुत्र तुसी 30% करोगे, आ गया जी 9 लाख, ते 30 लाख का 70% कितना पुत्र, ये आ गया जी 21 लाख। अब जो 9 लाख रुपए का डेट है उसमें भी ट्विस्ट, क्वेश्चन कहता अप टू ₹3 लाख, 3 लाख रुपए तक तो ना हमें जो देंगे तुम्हें 11% पर 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दे देंगे। तो इसका नाम रख दिया डेट 1। और कहता बियॉन्ड, बियॉन्ड कितना बना, ये बैलेंसिंग फिगर आपकी 9 लाख में से जब आप 3 लाख माइनस करोगे, ये बच गया जी 6 लाख रुपए। क्वेश्चन कहता भाई ये आपको मिलेगा किस रेट पर, 14% पर। क्वेश्चन कहता है ये किस रेट पर मिलेगा, 14%। इसका नाम रख दिया डेट नंबर 2। और जो बचे इक्विटी के 21 लाख, अब 21 के 21 लाख रुपए में मार्केट से जाकर रेज कर लेता इक्विटी शेयर इशू करके, लेकिन कहता ठहरो, तुम्हारे पास खुद का पहले का 6 लाख रुपया पड़ा है जो तुमने पहले से कमाया हुआ है और जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था। हमने कहा इला रिटेन अर्निंग कितने रुपए का भाई, 6 लाख रुपए का। तो 21 लाख में से 6 लाख गई, ये बैलेंसिंग फिगर आ गई पुत्र कितने रुपए की, आपकी 15 लाख रुपए की। तो नया इशू 15 लाख रुपए का है। तो आपको कुल मिलाकर 4 चीजें निकालनी है। ये होगा KD1, ये KD2, इसके लिए निकलेगा KRE और इसके लिए निकलेगा KE। ये 4 चीजें निकालनी है। सबसे पहले आप KD1 और KD2 निकालोगे, और क्वेश्चन ने आपसे स्पेसिफिकली डिमांड किया कि आप इन दोनों की एक सिंगल कॉस्ट बना दो। उसने पूछा ना फर्स्ट पार्ट में
पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ द एडिशनल डेट। तो जितना भी एडिशनल डेट रेज किया 9 लाख का, जिसमें से 3 लाख ये और 6 लाख ये, इनके सिंगल कॉस्ट बताओ। तो पहले इन दोनों की अलग अलग कॉस्ट निकालते फिर सिंगल बताएंगे। ये लीजिए, अब सवाल उठा पुत्र कि आप सवाल ये उठा कि आप डेट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। अब डेट तो दो टाइप का होता है, इररिडीमेबल और रिडीमेबल। इररिडीमेबल, रिडीमेबल। बच्चे कह रहे अरे हाँ यार कौन सा लगाएं, समझ में नहीं आया। अरे यार अगर क्वेश्चन आपको ये बताएगा कि डेट कितनी लाइफ है, कितने साल का पड़ा है, तब जाकर तो होगा ना रिडीमेबल। अगर क्वेश्चन है कुछ का ही नहीं, इट मींस इट इज इररिडीमेबल। और इररिडीमेबल का बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आई इंटू 1 माइनस टी बटे एनपी गुना 100। बस इतनी सी बात है। तो फॉर्मूला हमने डाल दिया जी, केडी का आई इंटू 1 माइनस टी डिवाइड बाई एनपी इंटू 100। तो हमारे पास दो डेट हैं। सबसे पहले हमने कहा भैया डेट 1, आई कितना है इसका 11%। टैक्स टी का मतलब क्या है, कंपनी का टैक्स रेट, कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो कि 30%। एनपी का मतलब होता है नेट प्रोसीड्स, कि कंपनी ने जब डेट इशू किया तो कंपनी के हाथ में कितना आया। क्वेश्चन ने कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्काउंट, प्रीमियम या फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में नहीं दी, यानी कि जो आपकी फेस वैल्यू है वही नेट प्रोसीड हो गया। अब क्वेश्चन है तो फेस वैल्यू भी नहीं दी, लेकिन डिबेंचर के केस में, डेट के केस में आप फेस वैल्यू 100 एज्यूम करके चलते हैं। तो नेट प्रोसीड सेम आ गया 100। जब आपने इसको सॉल्व किया ये आ गया जी पुत्र 7.70%। ये आ गया KD1। उसके बाद जो डेट 2 है, बाकी के 6 लाख कैसे मिले थे आपको, 14% पर। आई कितना है 14, 1 माइनस टी डिवाइड बाई एनपी इंटू 100। सिमिलर फैशन में आ गया जी 9.8%। क्वेश्चन अगर हमसे एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट ना पूछता तो हमें ये निकालने की जरूरत नहीं थी। जब हम WACC वाला टेबल बनाते तो हम दोनों डेट को अलग अलग लेकर इक्विटी रिटेन अर्निंग के साथ कर सकते थे। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ने आपसे पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट पूछी है, मतलब एवरेज कॉस्ट पूछी है, तो हम वो बना रहे हैं। ये देखिए जी, हेडिंग आ गया स्टेटमेंट शोइंग एवरेज कॉस्ट ऑफ द डेट। तो आपके दो डेट हैं, यहां हमने मेंशन कर दिया जी, डेट 1 डेट 2 कितने रुपए के हैं, 3 लाख और 6 लाख, टोटल 9 लाख हो गया। इसके बेस पे वेट बना लिया। वेट कैसे बना, 3 लाख आउट ऑफ 9 लाख, तो 3 डिवाइड बाई 9, और ये 6 लाख डिवाइड बाई 9 लाख। तो आपका वेट आ गया 0.333 और 0.6667। मल्टीप्लाई किससे करना है जी, कॉस्ट से। जो कॉस्ट आपने निकाली है 7.7% की, 7.7 और 9.8% की, तो आपने वेट को कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आई 2.57 6.53, और हमें इसका टोटल करना है, हमें उसमें इंटरेस्ट तो यार 9.1। इसका मतलब क्या है भाई, कंपनी कह रही है कि हमारे दो डेट हैं, एक 3 लाख का है, एक 6 लाख का है, इसका इंटरेस्ट रेट 11 है, इसका 14 है। जब कॉस्ट निकाली टैक्स कंसीडर करके तो 7.7 और 9.8, ये दो कॉस्ट क्यों दिख रही हैं। ये दो कॉस्ट के बजाय क्वेश्चन कह रहा है भाई सिंगल बताओ ना कितने की पड़ रही है। जैसे एएस नंबर 16 बोरोइंग कॉस्ट में आप करते हैं, वैसे सी कुछ बात यहां पर हो रही है। तो हमारा एवरेज कॉस्ट आ गया पुत्र 9.10% जी। ठीक है, ये हुआ आपका कॉस्ट ऑफ डेट, बेहद महत्वपूर्ण। क्वेश्चन में वापस चलते हैं तो हमें यह पता है कि हमारी दो चीजें रहेगी, केई और केआरई। अब केआरई जो है ना पुत्र, वो केई के ऊपर डिपेंडेंट है। क्वेश्चन ने कह दिया पर्सनल टैक्स रेट 20% है, तो केआरई का जो फॉर्मूला होता है दैट इज केई इंटू 1 माइनस टीपी इंटू 1 माइनस बी फॉर ब्रोकरेज। अब जब तक आपके पास केई नहीं आएगा, आप उसमें से पर्सनल टैक्स रेट माइनस कैसे करोगे। तो पहले हमें क्या निकालना है जी, केई निकालना है, जिसके लिए क्वेश्चन में हमने देखा था उसने ग्रोथ रेट बताया था, मींस डिविडेंड ग्रोथ मॉडल लगने वाला है। फॉर्मूला क्या होता है, D1 अपॉन पी नोट प्लस जी। तीन वेरिएबल चाहिए, D1 पी नोट और जी। पी नोट कितना ये रहा, कहता जी मार्केट प्राइस 90 रुपए का है, ग्रोथ रेट कितना ये पड़ा 10%, बची बात D1 की। D1 का मतलब नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड, आने वाला डिविडेंड कितने रुपए का है। क्वेश्चन ने आपको हिंट दिया, कहता भैया हमारी जो अर्निंग है 15 रुपए की है, उसमें से हमारा ये देखिए जी, क्वेश्चन ने कहा डिविडेंड पे आउट कितना है 70% है, मतलब 15 में से 70% दे देते हो डिविडेंड, तो 15 का 70% की आ गया जी 10 रुपए 50 पैसे। सवाल उठा ये डी नॉट है कि D1 है। क्वेश्चन ने कोई भी क्लैरिटी नहीं दी। जब भी डाउट हो आप अपना नोट देकर कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल है जब तक क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है ना कि ये D1 है, तब तक उसे D0 ही मानो। तो हम इसे D नोट मान के चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने कहीं पर ये नहीं बताया कि आप आने वाला डिविडेंड देना चाहते हो। ईपीएस पहले से ही कंप्यूटेड है, मतलब ईयर खत्म हो चुके हैं और हम तो आने वाले के लिए सोच रहे हैं कि क्या होगा। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल क्या कहता है, D1 का मतलब क्या, आने वाला डिविडेंड। तो 15 रुपए का ईपीएस तो आप डिक्लेयर कर चुके ना, मतलब वो ईयर खत्म हो चुका, उसके ऊपर 70% दे रहे, तो ये डी नोट है। आने वाला हम मानेंगे कि डी, ये डी नोट है और उसमें ग्रोथ ऐड करेंगे तो D1 आएगा। कैसे, आइए देखते हैं। ये लीजिए, तो हम आ रहे हैं जी कॉस्ट ऑफ इक्विटी पर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्वेश्चन ने कहा अर्निंग पर शेयर है 15 रुपए, डिविडेंड कितने है, उसने बोला डिविडेंड हम दे देते हैं जी 70%, 15 का 70% आ गया 10 रुपये 50 पैसा। और मैंने क्या कहा, हम इसे क्या मान रहे हैं कि तुम कौन हो, डी नोट हो, तो हम D1 निकालेंगे जी। D1 का फॉर्मूला होता है डी नोट इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट। तो डी नोट कितना है आपका 10 रुपए 50 पैसे, ग्रोथ रेट कितना है 10%, तो 10.5 में 10% ऐड किया,
ये आ गया पुत्र 11.55। तो दिस इज योर D1 कि भाई नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो है वो 11 रुपये 55 पैसा है। फॉर्मूला आ गया जी K इक्वल टू D1 अपॉन P नॉट प्लस J इंटू 100। D1 कितना है आपका 11.5 है, अभी निकाला। P नॉट क्वेश्चन ने दिया 90 रुपए का, ग्रोथ रेट कितना है पुत्र 10% का, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास वैल्यू आ गई जी के की 22.83%। ये आ गया के ई। उसके बाद बात बची के आर ई की। क्वेश्चन ने पर्सनल टैक्स रेट दिया, मैंने पहले बता दिया फॉर्मूला क्या होगा के ई इंटू 1 माइनस टीपी इंटू 1 माइनस बी। ये माना जाता है कि इक्विटी से जो आपको मिला उसमें से आप कितना टैक्स दोगे और बाकी जो आपको बचेगा, ठीक है ना, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का रूट इसमें लिया जाता है। तो के ई आया 22.83, पर्सनल टैक्स रेट है 20%। आपने जब फॉर्मूला लगाया ब्रोकरेज बी फ्रॉम ब्रोकरेज, और क्योंकि ब्रोकरेज के बारे में उसने कुछ बताया नहीं तो हमें उसको टेक इनटू अकाउंट नहीं करना। ये आ गया जी 18.27%। 18.27 जैसे ही आपके चारों सोर्स की कॉस्ट निकल आई, अब हम रेडी हैं टू फाइंड आउट द WACC। तो हमने कहा भाई स्टेटमेंट शोइंग ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट, ये लीजिए। तो आपके सोर्स आ गए, हमने लिख दिया जी एक डेट है। डेट दो टाइप का था, लेकिन क्योंकि हमने उसकी सिंगल कॉस्ट निकाल ली तो अब आपको दो बार लिखने की जरूरत नहीं। आप एक ही बार में पूरा 9 लाख लिख सकते हो, 3 और 6 लाख लिखकर अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो पूरा 9 लाख एक बार में लिख देंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख का है और रिटेन अर्निंग 6 लाख की है। सर ये कैसे आया, ये देखो, ये स्टार्टिंग में बताया था ना पैटर्न ऑफ रेजिंग द फाइनेंस वाले टेबल से, कि टोटल 21 लाख था जिसमें से रिटेन अर्निंग 6 लाख और इक्विटी 15 लाख। तो इस तरह से ये वाली फिगर आपके पास आ गई। 9 लाख 15 टोटल किया तो टोटल है 30। यही उसने स्टार्टिंग में बोला था कि हमें 30 लाख रेज करना है। आपने वेट बना दिया कैसे जी, अमाउंट डिवाइड बाय टोटल। तो 9 लाख डिवाइड बाय 30 लाख, 15 लाख पुत्र डिवाइड बाय 30 लाख एंड 6 लाख डिवाइड बाय 30 लाख। तो आपके वेट आ गए। वेट का टोटल पुत्र हमेशा ना 1 ही होता है, आपको चेक करके देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मैथमेटिक्स ठीक लगाया तो ये 1 ही आएगा। मल्टीप्लाई किससे करना है पुत्र, इसको कॉस्ट से। कॉस्ट कितने निकाली, डेट की 9.1, इक्विटी की 22.83 एंड पुत्र रिटेन अर्निंग दी कड्डी है 18.27। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ weight ਨੂੰ cost ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। weight into cost ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ सारा का टोटल कर देता तो ये आ गया जी 17.8%। ये हमारे प्रश्न का फाइनल आंसर जो है बनेगा कि भाई ये अपना उत्तर जो है आता है 17.8%। %17.8% इज द फाइनल आंसर। ठीक है जी। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, सब बच्चों को एग्जाम में करके जाना चाहिए। और इस प्रश्न के बाद हम आ रहे हैं जी प्रश्न नंबर 2 दे उत्ते। क्या कहने इस क्वेश्चन के, वो कहता ना आग लगा दे आग लगा दे आग लगा, अनु मलिक साहब का डायलॉग। तो इस क्वेश्चन में वैसे आग लगा दे आग लगा दी, कैसे लगाई आग आइए देखें। बेयोंसे, बेयोंसे नहीं हैगा, बाउंस हैगा। किथे अंग्रेजां बारे सोचन लग पे काकों। कहता जी बाउंस लिमिटेड इवेलुएट्स ऑल इट्स कैपिटल प्रोजेक्ट्स यूजिंग द डिस्काउंटिंग रेट ऑफ 15%। ये लाइन पढ़कर ना ये लगता है कि अरे यार अच्छा ये क्वेश्चन ना कैपिटल बजटिंग का है, क्योंकि कैपिटल बजटिंग चैप्टर में, क्योंकि कैपिटल बजटिंग चैप्टर में जो आपका कट ऑफ रेट होता है, जो डिस्काउंटिंग रेट होता है, वो वही रेट होता है, यही रेट होता है कि जी हम ना इस रेट पर इवेल्युएट करते हैं प्रोजेक्ट को, और जो वो रेट होता है वो WACC होता है। तो ये जो उसने रेट दिया ना, कंपनी इवेल्युएट्स ऑल इट्स प्रोजेक्ट्स यूजिंग डिस्काउंटिंग रेट ऑफ दिस, ये क्या है, इट इज WACC, ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। क्वेश्चन कहता है जी इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग, बैंक लोन एंड डिबेंचर्स विच आर रिडीमेबल एट पार। तो 4 डिफरेंट सोर्स हैं जी कंपनी के, बता दिया। क्वेश्चन में अक्सर हमें WACC निकालना होता है, लेकिन क्वेश्चन ने ये तो खुद से बता दिया WACC, मतलब हमें कुछ और निकालने के लिए कहेगा। आइए देखते हैं आगे। कहता जी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक टर्म लोन इज 1.5 टाइम दैट ऑफ डिबेंचर। एक ही पंगा है, कह रहे हैं अगर आपका इंटरेस्ट डिबेंचर के ऊपर x है ना, तो बैंक टर्म लोन के ऊपर 1.5x है। ये कह रहे हैं, अभी ये समझ में आया। रिमेनिंग टेन्योर ऑफ डिबेंचर एंड बैंक लोन इज 3 and 5 ईयर। तो जो डिबेंचर है उसकी बाकी की लाइफ रहती है 3 साल की, और जो बैंक का लोन है उसकी 5 साल की लाइफ रहती है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इररिडीमेबल। इररिडीमेबल जो लोन है उसकी तो कोई फेस वैल्यू नेट प्रोसीड वाली चीज नहीं होती, उस केस में तो
फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है, आई इंटू वन माइनस टी। लेकिन जो सिक्योरिटी है जिसको आपने पब्लिक को इशू किया हुआ, जहां पर नेट प्रोसीड्स, फेस वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू ऐसी चीजें आती हैं, वहां पर मैटर करता है रिडेम्पशन है या रिडेम्पशन नहीं है। जैसे हमने पिछला प्रश्न किया, वहां पर था कि इररिडीमेबल है, क्वेश्चन ने कोई टाइम नहीं बताया, लेकिन यहां पर वो क्लियरली बता रहे कि भाई डिबेंचर की लाइफ 3 साल रहती है, इसका मतलब आप डिबेंचर की जब कॉस्ट निकालोगे तो आप रिडीमेबल डेट वाला फॉर्मूला यूज करोगे। क्वेश्चन आगे कहते हैं बेटा, कहता है जी बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग एंड बैंक लोन। तीन चीजों की बुक वैल्यू बता दी, इक्विटी की 10 लाख है, रिटेन्ड अर्निंग की 15, बैंक लोन की 10 लाख। इसका क्या करेंगे, जब आप WACC निकालने के लिए टेबल बनाएंगे उसमें हर सोर्स के सामने अमाउंट लिखेंगे कि भाई कितने रुपए का तुम्हारा हमने इस्तेमाल किया है, तो वहां पर ये वाली फिगर्स डाल देना। डिबेंचर की नहीं बताई वैल्यू, लेकिन आगे बता रहे हैं डिबेंचर्स आर हैविंग द बुक वैल्यू ऑफ 15 लाख, तो भाई अलग से क्यों लिखी, इसके साथ ही लिख देते। तो उसकी चारों सोर्सेज की वैल्यू क्वेश्चन ने बता दी। कहता जी करंटली ट्रेडिंग एट 97 रुपए पर डिबेंचर, आज की डेट में 97 रुपए का मार्केट में चल रहा है। यानी कि अगर आज की डेट में आप सेम डिबेंचर इशू करने जाओ 100 रुपए की फेस वैल्यू का, तो पब्लिक आपको 100 नहीं देगी, आपको 97 ही मिलेंगे। राइट, जब आप केडी का फॉर्मूला लगाएंगे ना, आई इंटू वन माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, तो एनपी नेट प्रोसीड में आप 97 यूज करोगे कि अगर मैं सेम डिबेंचर आज की डेट में पुत्र इशू कर दूं तब मैंने कितने रुपए मिलने हैं, मैंने 97 मिलने हैं। आगे क्वेश्चन कहता द ऑनगोइंग पीई मल्टीपल फॉर द शेयर्स ऑफ कंपनी स्टैंड्स एट 5। कहता जी जो पीई रेशो है ना वो 5 है। हमसे क्या पूछता है, कहता भैया कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एंड डिबेंचर। शुरू में जो उसने बताया ना कि इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये देखिए इंटरेस्ट ऑन बैंक टर्म लोन इज 1.5 टाइम दैट ऑफ डिबेंचर, और कितना ये नहीं बताया। वही चीज आपसे पूछ रहे कि आप कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट करो ऑन बैंक लोन एंड डिबेंचर, टैक्स रेट 25% है। बड़ी ही विचित्र सी बात होगी। देखो माइंड में इतनी चीज समझ आ जानी चाहिए कि क्वेश्चन ने आपको ओवरऑल कॉस्ट बता दी 15% की। अगर मैं पिछले प्रश्न का रेफरेंस लूं तो आपको ये वाली चीज बता दी उसने कि भाई हमारी ना ओवरऑल कॉस्ट ऑफ 15% है। जितने सोर्स हैं सबका अमाउंट बता दिया, अमाउंट बता दिया तो वेट बता दिया। ठीक है, अब बात आई कॉस्ट की, उसने डेट और टर्म लोन की कॉस्ट नहीं बताई, लेकिन आपके पास उसके अलावा इक्विटी है, रिटेन्ड अर्निंग है, उसकी कॉस्ट तो चाहिए ना आपको। तो कैसे आएगी, उसके लिए उसने आपको हिंट दिया कि भैया हमारा जो पीई मल्टीपल है, पीई रेशो जो है वो 5 है। पीई रेशो क्या होता है कि मार्केट प्राइस कितने गुना है आपके अर्निंग का, उसको कहते हैं पीई रेशो। तो पीई रेशो 5 है। अब देखते हैं जी करना किस प्रकार से इस क्वेश्चन को। बहुत ही धांसू क्वेश्चन आएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन ने जो चीज पूछी है वो हमें पता नहीं, और बचपन का रूल बड़ा आसान है, जो चीज पूछी और जो पता नहीं उसको एक्स मान लो। तो हमने कहा भाई लेट द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्स। उसने कहा ना इंटरेस्ट ऑन बैंक टर्म लोन इज 1.5 गुना ऑफ डिबेंचर, तो डिबेंचर का एक्स, तो लोन का कितना हो गया बैंक लोन का 1.5x। क्या बात है जी 1.5x। उसके बाद हमने कहा जी केडी का फॉर्मूला, क्योंकि क्वेश्चन में लाइफ बताइए 3 साल रहेगी तो रिडीमेबल वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला है आई इंटू वन माइनस टी। आपने कहा इंटरेस्ट कितना है एक्स, आपकी फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपए की, तो 100x हो गया इंटू वन माइनस टी। टैक्स रेट कितना है जी 25% का, प्लस आरवी। क्वेश्चन ने कहा था डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट पार, पार क्या है 100 रुपए की फेस वैल्यू। 97 क्या है जी आपका करंट मार्केट प्राइस जो कि नेट प्रोसीड बनेगा, डिवाइड बाय लाइफ जो कि कितनी रहेगी 3 साल की, एंड होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2। आप जब इसको सॉल्व करोगे 100x इंटू वन माइनस 0.25 आ जाएगा 75x, ये बन जाएगा जी 1, और डिनोमिनेटर में 98.5। इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसके आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। कोई बच्चा कह रहा हो जाएगा सर कैलकुलेटर पे मैं लिखूंगा 75 प्लस 1 डिवाइड बाय दिस, और जो वैल्यू है एक्स लगा दूंगा। वाह बेटा, आई सल्यूट यू, मतलब दिल से सल्यूट है तुम्हारे लिए। ऐसे नहीं सॉल्व होता एक्स, एक चीज का सर एक्स है दूसरे नाल एक्स नहीं है, आप ऐसे थोड़ी सॉल्व कर सकते हो यार, ये तो मैथमेटिक्स का बेसिक्स है, तो इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता। रही बात भाई बैंक लोन की, क्वेश्चन ने कहा था जो बैंक लोन है दैट इज 1.5 गुना, ठीक है ना, या फिर ऐसे कह लो 1.5 गुना है। फॉर्मूला होता है आई इंटू वन माइनस टी। तो आपने कहा था भाई तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो है 1.5x इंटू वन माइनस टी। टी कितना है 0.25, तो आपका कॉस्ट ऑफ बैंक लोन आ गया जी 1.125x। हमें ये पता है कि WACC का टेबल बनाना है, टोटल कॉस्ट उसने दी हुई है 15% की, मुझे उससे पहले बाकी सभी सोर्स को यहां पर डालना है। तो हमने केडी और केबीएल मतलब डेट की और बैंक टर्म लोन की कॉस्ट को कर लिया फाइंड आउट। नेक्स्ट स्टेप आता है जी इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग का। रिटेन्ड अर्निंग किनको बिलोंग करती है, इक्विटी होल्डर को। अब पिछला जो क्वेश्चन क्या उसमें तो उसने बता दिया शेयर होल्डर का ना पर्सनल टैक्स रेट 20% है, तो भाई आप केआरई को अलग से निकाल सकते थे, लेकिन अमूमन बहुत सारे केसेस में
आपको रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट को निकालने के लिए अलग से कोई डाटा ही नहीं दिया होगा, तो जो आपकी इक्विटी की कॉस्ट है ना वही आपकी रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट बनेगी। और लॉजिकल भी है क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग पर किसका हक है? इक्विटी होल्डर का हक है। सर कैसे भाई? अकाउंट्स में अमालगामेशन चैप्टर करते हो कि नहीं? जब बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी क्लोज होती है तो रिजर्व्स किसके खाते में जाते हैं? इक्विटी होल्डर के। तो रिजर्व्स के ऊपर इक्विटी वालों का ही हक होता है, इसलिए जो कॉस्ट इक्विटी की बनेगी वही रिटेन्ड अर्निंग की पुत्र कॉस्ट बनेगी। ठीक है जी। आइए अब उसकी कॉस्ट को निकालने के लिए क्वेश्चन ने हमें सिर्फ एक हिंट दिया है, वो है पीई रेशो का। वो है पीई, एक सेकेंड, हाँ जी, वो है पीई रेशो का। तो पीई रेशो दिए 5। हम ये जानते हैं कि भैया जो पीई रेशो है इसका फॉर्मूला होता है एमपीएस अपॉन ईपीएस। मतलब ये सिंपल सी बात ये बताते हैं कि तुम्हारा मार्केट प्राइस तुम्हारी इक्विटी से कितने गुना है। ठीक है। और केई का एक फॉर्मूला होता है जी, अर्निंग यील्ड मॉडल, जो कहता है ईपीएस डिवाइड बाय एमपीएस। तो अगर आप देखें इसी का उल्टा तो है ये, यानी कि जो केई है वो इसका उल्टा, यानी कि इट आई कैन से इट इज 1 अपॉन पी। ध्यान से देख लो, पी क्या है? एमपीएस अपॉन ईपीएस। और केई क्या होता है? ईपीएस अपॉन एमपीएस। तो उल्टा ही तो कर दिया इसको पी को। तो केई को मैं कह सकता हूं कि तुम कौन हो? 1 डिवाइड बाय पीई हो। और पीई कितना दिया है? 5। तो 1 डिवाइड बाय 5 किया तो आपका आ गया जी केई 20%। और अगर केई 20 है और के आर ई तो केई के बराबर ही होगा, तो ये भी कितना आ गया पुत्र? 20%। ये भी कितना आ गया? 20%। अब ये चीज हो गई सारी। हम जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ डब्ल्यूएसीसी पर। 4 सोर्स हैं, इक्विटी, रिजर्व, टर्म लोन और डेट। क्वेश्चन ने सबके अमाउंट आपको बताए थे। 10 लाख का इक्विटी है, 15 लाख का रिटेन्ड अर्निंग है, 10 लाख का टर्म लोन और 15 लाख के डिबेंचर। सबको ऐड कर दिया, टोटल हो गया 50 लाख, जिसके बेस पर वेट आप बना लोगे 10 लाख डिवाइड बाई 50 लाख, मतलब इंडिविजुअल अमाउंट डिवाइड बाई टोटल करते जाइए। ये 0.3, 0.2 और 0.3 मैंने बताया, वेट्स का टोटल हमेशा 1 होगा। गुना करना है कॉस्ट से। केई और केआरई की कॉस्ट निकाली, इक्विटी के सामने आ गया केई, रिटेन्ड अर्निंग के सामने केआरई आ गया, टर्म लोन के सामने टर्म लोन की कॉस्ट जो कि आपने यहां पर निकाली थी कितनी? 1.125x। और डिबेंचर के सामने इसकी कॉस्ट जो कि हमारे पास x की टर्म्स में 75x प्लस 1 डिवाइड बाय पुत्र 98.5। देखने में बहुत ही ऑड लगेगा, आपका मन सा खराब हो जाता है जब ऐसी चीजें सामने आती हैं। और खासकर उन बच्चों से पूछा जाए जिनका मैथ कमजोर है, जो कहते थे भाई कुछ भी कर लेंगे जीवन में, मैथ नहीं करना। और कहते हैं कि जब आप किसी चीज को ना चाहो तो पूरी कायनात आप तक वो चीज कहती है ले ले ले, मजे लेने के लिए कायनात कहती है ले ले। जो बच्चा कहता है मुझे मैथ पसंद नहीं है और सीए में आ गया, वो इसको देखकर ही घबरा जाता है। उसने यहीं पर हथियार डाल दिए कि भाई ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये क्या हो चुका है। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। आइए देखें, तो वेट को कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया, 0.2 इंटू 0.2 0.04, 0.3 इंटू 0.2, यहां तक तो सही रहा, ये भी सही रहा। 0.2 इंटू 1.125x कैलकुलेटर पर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये वाली बात आई बच्चे घबराने लगे। घबराना नहीं है, मैं बता रहा हूं कैसे करना है। जो आप 0.3 को मल्टीप्लाई करोगे, एक बार 0.3 को 75 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 22.5, साथ में x लगाए, और 0.3 इंटू 1, तो 0.3 और डिनोमिनेटर वाला सेम रहने दो, एज इट इज लिख के। टोटल हमें पता है, क्वेश्चन ने पहले ने बताया था कि भाई हमारा डब्ल्यूसीसी जो है 15% का है। अब आपको x निकालना है। हमें पता है कि हमें कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ बैंक लोन, बल्कि कॉस्ट भी नहीं, इंटरेस्ट रेट पूछा उसने, तो जो इंटरेस्ट रेट ने एक्स एज्यूम किया था वहां वो हमें निकालना है। अब बड़ा ही सिंपल है, हम जानते हैं कि जो 15% है इट इज द सम टोटल ऑफ दीज 4। तो आप इस वर्टिकल चीज को हॉरिजॉन्टल बना लो। हॉरिजॉन्टल कैसे? ये लो, ये लो, ये लो, 0.04 प्लस 0.06 प्लस 0.225x प्लस ये वाली पूरी फिगर 22.5x प्लस 0.3 डिवाइड बाय 98.5 इज इक्वल टू 0.15। ठीक है जी, ये हमने हॉरिजॉन्टल बना लिया। अब इसको अपन ने सॉल्व कर रहे हैं। ये देखो जी, इन दोनों के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा x वगैरह, तो इन दोनों को ऐड कर लो। 0.04 प्लस 0.06 से आ गया 0.1। ये x की टर्म है, इसको एज इट इज रहने दो, और ये पूरी एज इट इज है। बच्चे कह रहे हैं कहीं सर x ऐड कर दो। ओ यार, इधर थल्ले 98.5 लिखा है, ऐसे थल्ले कुछ है, ऐसे नहीं ऐड करना होता। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये वाली चीज को रख लो लेफ्ट साइड पर जिसके साथ एक्स एक्स है, और ये 0.10 को भेज दो उधर। तो उस साइड क्या था आपका? 0.15 था। जैसे ही आपने 0.10 को उधर भेजा तो ये हो गया जी आपका 0.05। बाकी की सारी चीज रहेगी आपकी लेफ्ट साइड पर। अब आप यहां पर क्या करो, 98.5 को एज एन एलसीएम ले लो। जब आप इसको एज एन एलसीएम लोगे तो 0.225 से 98.5 मल्टीप्लाई होएगा आपका, 0.225 से पुत्र 98.5 मल्टीप्लाई होगा, और ये वैल्यू आपकी आ गई जी कितनी? 22.1625। करके देख लो कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई, मेरे पास है मैं कर लेता हूं। 98.5 इंटू 0.225 जी,
ये आ गया 22.1625x प्लस 22.5x और 0.3 एज इट इज आ गए और होल डिवाइड हो गया जी 98.5। अब क्या करो, यहां पर एक तरह से क्या हो गया जी, इट विल बी क्रॉस मल्टीप्लाइड। तो 98.5 को 0.05 से मल्टीप्लाई किया, राइट साइड पर आ गया 4.925 और लेफ्ट साइड पर अब ये दोनों एक्स वाली टर्म्स को आप इकट्ठा कर सकते हैं। लो मैं थोड़ा सा और एनलार्ज कर देता हूं, इन दोनों को प्लस किया 44.6625 और ये 0.3 एज इट इज आ गया। अब 0.3 को भी उधर ले जाकर माइनस कर दिया और यहां से आपने x की कैलकुलेशन करी तो x आ गया पुत्र 10.36%। और यही वो चीज है जो प्रश्न के शुरुआत में हमने लेट किया था, लेट द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बी x, और फाइनली वो x आ गया है। तो x आ गया पुत्र 10.36%। तो हम कह रहे हैं जी अकॉर्डिंगली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है ऑन द डिवेंचर इज 10.36 और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये देखिए जी शुरुआत में हमने कहा था क्वेश्चन के नियम के अनुसार, क्वेश्चन के कहे अनुसार इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अगर x तो बैंक लोन का था 1.5 गुना 1.5x, तो x आया 10.36, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 15.53। तो ये आपका बैंक लोन का इंटरेस्ट बनेगा। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन से थोड़ा हटकर जो कि दिमाग खोलने पर मजबूर कर देता है। ठीक है ना, मेरे साथ साथ बने रहेंगे। तो ये वाले प्रश्न पर भी हमने विजय पा ली, बहुत मजा आया ये क्वेश्चन हमें करके। और क्या है, और क्या है, मैंने कहा था हम कुछ ना कुछ मल्टीपल चॉइस भी जरूर देखेंगे। तो आइए देखते हैं, एक प्रश्न नंबर 3 मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखा है, हर सेशन में कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस भी रहेंगे। हाँ जी, तो आप बच्चों ने इसका जवाब जो है बूझना है, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं, उसके बाद बताऊंगा मैं अपना उत्तर। तो क्वेश्चन क्या कहता है, वो क्वेश्चन कहता है क्या, जरा सुन तो सही। डैश may be defined as the cost of raising an additional rupee of capital। कहता भैया हमें अगर कुछ एडिशनल अमाउंट ऑफ कैपिटल रेज करना है तो उसको क्या कहेंगे। डैश में भी डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग एडिशनल कैपिटल। जब आप एडिशनल कैपिटल रेज कर रहे हो उसके ऊपर जो कॉस्ट इनकर होगी उसको क्या कहा जा सकता है। कहता भैया पहला ऑप्शन है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सिंपल एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या लिक्विड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बच्चे एग्जाम में कहता लिक्विड वाला नहीं सुना कभी, यही आंसर लगता है और यही है सब में, तो मैं तो इसी को चुनूंगा। अरे मूर्ख हो, ये आंसर नहीं है, ये भी कुछ आंसर नहीं है, तो कोई टर्म ही नहीं है भाई। क्या टर्म होती है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल नाम की टर्म होती है, लेकिन ये तो दर्शाते कि पूरी कंपनी का, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल WACC ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, एडिशनल, कि भाई जब एडिशनल रेज करेंगे। देखो बच्चे ने गलत बता दिया आंसर, में वेट ही कर रहा था रिया जैन जी, बेटा गलत बता दिया आपने आंसर, इतने कॉन्फिडेंस से आप आकर लिख कर गए, बता रहे कि आपकी तैयारी ठीक से नहीं है। हाँ जी, एडिशनल, जब आप एडिशनल पैसा रेज करते हैं उसकी कॉस्ट को क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो भैया ए इज द आंसर। ये तो इकोनॉमिक्स, अगर किसी को कभी ध्यान ना आए सोचने की कोशिश करना, कई आंसर तो आपको मिल जाएंगे अपनी नॉलेज के हिसाब से। जैसे कि ये इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे ना, मार्जिनल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट, तो जहां पर एडिशनल की बात आ जाए वहां पर चलता है वर्ड मार्जिनल। ठीक है जी, तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसका आंसर है। बालाजी टेलीफिल्म, सॉरी टेलीफिल्म नहीं, बालाजी वेलपांडियन, क्या बात है जी, क्या नाम है, बिल्कुल डॉन टाइप नाम रखा हुआ है इन्होंने अपना। यश का भी सही है, राघव गोयल सही, बिल्कुल सही जवाब। अगर आपने मेरा सुनने से पहले अपना जवाब दे दिया तो आप बड़े अच्छे बच्चे हैं। ये लीजिए जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता जी विच वन हैज द इम्प्लिसिट कॉस्ट। भाई ये तो बाद में बताएंगे आंसर क्या है, पहले तो यही नहीं पता। सर इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, सल जरा बताना। तो भाई जो कॉस्ट है ना, ये भी इकोनॉमिक्स से ही बना है। कॉस्ट दो टाइप की होती है, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जहां पर आपको एक्चुअल में कुछ पैसा देना पड़ता है, जहां पर आपकी पॉकेट से पैसा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और दूसरा क्या होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट, जहां पर आपकी पॉकेट से पैसा जा नहीं रहा बट देयर इज सम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व। तो उसने ऑप्शंस दिए आपको, इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, प्रेफरेंस और डेट। इक्विटी कैपिटल के लिए क्या देते हो, वेरिएबल डिविडेंड। प्रेफरेंस के लिए क्या देना पड़ता है, फिक्स डिविडेंड। और डेट के लिए क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। बचा क्या, रिजर्व्स। क्या रिजर्व्स के लिए किसी को कोई पैसा देना पड़ता है, क्या रिजर्व्स के लिए किसी को कोई आपको कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है कंपनी को, आंसर है नहीं। लेकिन ऐसा सोचना कि इसकी कॉस्ट ही नहीं है वो गलत है। तो जो रिजर्व्स हैं इनकी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। इसका सिंपल सा मतलब है, फॉर एग्जांपल जी मैं एक कंपनी हो, एक बच्चे ने डी आंसर दिया। गर्ल्स तो इंटेलिजेंट होती है, मेरे सेशन में गर्ल्स क्या कर रही है, पहले रिया ने गलत आंसर दे दिया, अब कहांगी डी, महक आहूजा ने गलत, अरे बालाजी ने डी। बेटे डी की कैसे इम्प्लिसिट कॉस्ट है, अरे भैया इतना गलत कैसे हो सकते हो बे, इतना गलत कैसे हो सकते हो बे।
मान लीजिए मैं एक कंपनी हूं, सोचो राहुल नहीं बैठा सामने, राहुल लिमिटेड बैठे हैं, सोचो टीआरजी लिमिटेड बैठे हैं। तो हमने कुछ पैसा कमाया पिछले कुछ सालों में, हमने उसको ना तो डिविडेंड के तौर पर दिया, ना ही कि इन्वेस्ट किया, हमारे पास रिजर्व्स की फॉर्म में वो पैसा पड़ा है। और आज मैं सोच रहा हूं, मैंने कहा क्या बात है, पिछले 10 साल में हमने इतना पैसा कमाया, हमारे पास 5 करोड़ रुपए पड़ा है भाई, 5 करोड़ रुपए हमारे पास पड़ा है। तभी मन में आया कि अगर इस पैसे को मैं इन्वेस्ट कर देता तो मैं इतने रुपए कमा सकता था, जो कि मैं नहीं कमा पाया क्योंकि मैंने पैसे को लगाया ही नहीं। तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की मैं कमा सकता था। तो रिजर्व्स हैव गॉट एन इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक और तरीके से सोच सकते हो, दो तरीके से सोचने के। आप ये भी कह सकते हो कि ये पैसा अगर मेरा खुद का ना होता और मैंने कहीं से लिया होता तो मुझे इसके ऊपर इतने रुपए की कॉस्ट इनकर करनी पड़ती, लेकिन क्योंकि इनकर नहीं करनी पड़ी बिकॉज ये अमाउंट तो मेरा ही है। तो रिजर्व्स का होता है पुत्र इम्प्लिसिट कॉस्ट। कितने प्यारे बच्चे हैं, दोनों बच्चों ने सॉरी सर भी कह दिया, पुत्र दिल पे लगा मेरे आके। थैंक यू सो मच। इतने अच्छे बच्चे भी, इतने अच्छे चरित्र वाले बच्चे भी आज डेट में। सर ये सेशन यूट्यूब पर रहेंगे क्या? रहेंगे भाई, मैं इनको अपनी कोट दी पॉकेट विच लेके नहीं जाने वाला यार, ऐसे ही रहने टेंशन की कोई गल नहीं हैगी। ठीक है जी। तो इसका आंसर है बी। इससे लग रहा है कि आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस की नहीं। और मल्टीपल चॉइस कई बार ना बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। जैसे आज के सेशन में भी शायद किसी बच्चे ने लिखा था, सर एग्जाम में ना सर प्रैक्टिकल एमसीक्यू आ जाए अगर तो क्या होगा सर। मैं तो कह रहा हूं यार, एमसीक्यू का थ्योरी का आ जाए, प्रैक्टिकल का आ जाए, कैसा भी आ जाए। प्रैक्टिकल का एमसीक्यू क्या कराएगा आपसे? यही जो मैंने क्वेश्चन करवाया आपको, इसी में से कुछ उठाकर प्रैक्टिकल बना देगा, इसी में से कुछ उठाकर प्रैक्टिकल बना देगा। तो प्रैक्टिकल तो आता ही है करना। जस्ट बिकॉज इंस्टीट्यूट ने कहते कि एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे, आपने एक बर्डन ले लिया, अरे एमसीक्यू, अरे प्रैक्टिकल, अरे केस बेस्ड एमसीक्यू। केस, व्हाट इज द केस बेस्ड? ये क्या है? ये क्वेश्चन 1 क्या है? ये डाटा ये क्या है? ये केस ही तो है भाई। एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसको 30 लाख चाहिए, 6 लाख रिटेन देने पड़े, इतना डेट, इतना इक्विटी, इतना ईपीएस, इतना डिविडेंड, क्या है? केस ही तो है। तो जस्ट बिकॉज आपने कहीं से सुन लिया कि केस बेस एमसीक्यू, केस स्टडी, तो अपने माइंड में टेंशन, अरे यार अभी तो केस स्टडी भी करनी है, केस बेस एमसीक्यू भी करने हैं। इंस्टीट्यूट का पर्पस सॉल्व हो गया। वो कहते हैं ना कि युद्ध में आने से पहले ही मन की गेम्स खेलनी शुरू कर दो। युद्ध कहते हैं कि बैटलफील्ड में नहीं जीते जाते, बैटलफील्ड से बाहर जीते जाते हैं। और इंस्टीट्यूट यही करता है, कहता है भाई 100 बच्चे पेपर देंगे, 20 पास करने हैं, 30-40 को तो पहले ही फेल करा दो। कैसे? कहते हैं उनको टर्म दो केस बेस्ड एमसीक्यू, और 30-40 बच्चे फंस जाते हैं, और एक केस बेस्ड एमसीक्यू आएगा, हमें तो टीचर ने कराया नहीं, हमने तो तैयारी नहीं करी केस। अरे भाई जो तू इतना सारा प्रैक्टिकल कर रहा है भाई, वो क्या केस ही तो है। तो थोड़ा सा इसको लगाएंगे। हाँ जी, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। तो कह रहे कंफ्यूज हो गए, कोई गल नहीं पुत्र। एक बच्चे ने लिखा सर मई 24 में आया था सर डब्ल्यूएसीसी पर एमसीक्यू। ओ क्या बात है, चलो भाई प्रैक्टिस होगी फिर तो जी आज के सेशन में मेरी तरफ से इतना ही। उम्मीद करता हूं आपसे बच्चों को जुड़कर मजा आया होगा। और जो बच्चे लेट जुड़े उन्हें बता दें जी, आज हमारे 21 डे चैलेंज का ये फर्स्ट डे था। इसी तरह से एफएम एसएम के कुल मिलाकर 21 सेशन होंगे, जिसमें 12 सेशन एफएम के हैं, 9 एसएम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के रहेंगे, 21 सेशन कॉस्ट के और 21 सेशन एडवांस अकाउंट के होंगे। कॉस्ट का सेशन हम कर लेंगे और एडवांस अकाउंट का हमारा सेशन परसों आएगा, और इस तरह से रोटेशन में हमारा चलता रहेगा। ठीक है जी। तो आज का सेशन पुत्र करते हैं ऐसे ही समाप्त। मुलाकात करेंगे आपसे अगले सेशन में, बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय।